नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से मस्त तरीके से प्रिपरेशन में लगे होंगे सबके सब बच्चे। और इसी प्रिपरेशन में मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करती जा रही हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। आंसर्स ढूंढना ये सब करने में आपका मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपना समय बर्बाद करें। तो इसके लिए आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको फटाफट से जितने भी मैक्सिमम वीडियोस हैं मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊँ। तो उसी के हिसाब से आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर 2 का सेक्शन डी। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन डी में हमें जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 47 नंबर, राइट अ नोट ऑन द डिस्कवरीज मेड बाय आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आर्यभट्टा जी ने मैथमेटिक्स में क्या क्या खोजनाएं की थी वो हमें बतानी है। तो आर्यभट्टा इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, सबको पता है। ठीक है, उन्होंने जीरो डिस्कवर किया था, ये भी चीज़ बचपन से सुनते आए हैं हम लोग। बुक में ना भी लिखा हो फिर भी हम ये चीज़ तो लिख सकते हैं आराम से। उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टयम, ओके, और इस किताब के अंदर उन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट पाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट ही है, प्लस आगे वो भी होगी। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि पाई की वैल्यू जो है इट इज़ अ मल्टीप्लायर इन द इक्वेशन ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। सर्कमफेरेंस और डायमीटर, ठीक है, के रिलेशन के हिसाब से अगर आप डायमीटर चेंज कर जाओगे सर्कमफ्रेंस बदलता जाएगा, बट आप जब भी उनका रेशियो लोगे ना तो आपको हमेशा 3.14 ही मिलेगा। वो उन्होंने पूरा किताब के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। ही ऑल्सो गेव इंफॉर्मेशन अबाउट अस्टांग मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब अस्टांग मेथड में आपको सिंपल बोलूँ, जिसको भी हम आजकल के दिनों में वैदिक मैथ कहते हैं ना, ठीक है, तो मेथड्स के नाम है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के ऊपर काफ़ी उन्होंने अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मेथड बताए हुए हैं। ठीक है, तो दिमाग शार्प करने वाला ये काम होता है। आर्यभट्टा ऑल्सो रोट द बुक्स लाइक दश गीतिका, ओके, आर्यभट्टयम, और उनकी किताब है आर्य, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, आर्य सिद्धांता। और उन्होंने उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के बहुत सारे सॉल्यूशंस उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं या निकाले हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द आर्यभट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। हु आर द पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, विच इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन वास्तुशास्त्र। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र की नींव जो है वो किसने रखी थी। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, वहामिहिर। ठीक है, ऐसे कुछ अनोखे नाम है, पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हम लोगों को दिया हुआ है। तो इनको हम पायोनियर्स कहते हैं, मतलब कि नींव रखने वाले लोग। ठीक है, अब है क्या वास्तुशास्त्र। तो बेसिकली इट इज़ अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑफिसेस बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती है, घर बनते हैं, तो हम लोग वास्तु के हिसाब से रखते हैं कि भाई बेड कहाँ होना चाहिए। ठीक है, वॉच क्लॉक, मतलब क्लॉक जो है ना वो कहाँ होनी चाहिए, घड़ी दीवार पे कहाँ रखना है, सोफा कैसा होना है, कलर कैसा होना चाहिए, तो ये सब वास्तुशास्त्र की पूरी बातें हैं। ओके, और बेसिकली एशियन टाइम से ही स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है इन द फॉर्मेशन लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, टेम्पल, पैलेसेस। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि घोड़े का तबेला भी कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। वास्तुशास्त्र प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, जो लैंड है उसका शेप कैसा होना चाहिए, ट्रायंगल शेप का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेक्टेंगल शेप का अगर लैंड है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने किताब में बताई हुई हैं, मतलब सारी डिटेल दिया हुआ है। टेम्पल की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए ना, सूरज की किरण किस तरीके से टेम्पल के अंदर आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो दैट इज अबाउट द वास्तुशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फेवरेबल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, पैडी मतलब राइस को उगाने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए, उसके मुताबिक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ आ गया। नेम द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे अच्छा खासा राइस का प्रोडक्शन होता है। देखो, अब पैडी इज अ क्रॉप ऑफ द टोरिड जोन। ठीक है, अब आपको पता है टोरिड जोन मतलब टेम्परेट जोन जिसको हम कहते हैं ना, मतलब कि जहाँ पे हल्का फुल्का लाइक टेम्परेट जोन, मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, ऐसे इलाके। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चाहिए, अब बेसिकली खारीफ क्रॉप है क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए उस जगह का। हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और रेनफॉल एनुअली कम से कम 100 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब कम से कम 100 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। ठीक है, अगर
हम चावल को उन एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें इरिगेशन की मदद से, ठीक है, मतलब पानी सप्लाई करके हमें उसको ग्रो करना पड़ जाएगा। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये बहुत लाइक मेजर स्टेट्स है जो राइस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। कई बार, ठीक है, अगर हम लोग, हमारे पास एक अच्छा खासा कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल का नेटवर्क है, तो हम लोग उन जगह पे भी राइस को ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे पानी की इतनी सुविधा नहीं हो, ठीक है, मतलब पानी की सुविधा हो, मतलब रेनफॉल इतना ना होता, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा। गुजरात के अंदर पेडी इज ग्रोन इन द सूरत, तापी, अहमदाबाद, खेरा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनी टू ऑयल सीड्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑयल सीड्स क्रॉप मतलब कि ऑयल जिसमें से निकलता है, ठीक है, उसके बाद बताना है। अब कोई भी दो उन्होंने बोले, मैंने आपको शायद 4-5 दिए हुए हैं, ओके, क्योंकि मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, उसमें से आपको जो भी दो इजी लगते हैं, लर्न हो जाते हैं, उसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो जैसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंडनट की बेटा। तो ग्राउंडनट मतलब कि मूंगफली तेल, है ना। तो इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे आता है चाइना के बाद मूंगफली तेल के अंदर, मतलब मूंगफली प्रोडक्शन के अंदर। ये कहाँ ग्रो करती है, तो इसके लिए जो सॉइल चाहिए ना मूंगफली के लिए, वो ब्लैक कलर की सॉइल चाहिए होती है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल, चिकी चिकी मिट्टी भी चाहिए इस तरीके से। और ठीक है 20 डिग्री लाइक विच वुड नॉट रिटेन वाटर, ठीक है, ज़्यादा ऐसे पानी को ज़्यादा संभाल के रखे वैसा नहीं, कि फिर वो सड़ जाती है। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर जितना ही चाहिए होता है एनुअली। ऑल्दो लाइक ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप है। आप देखना बारिश की सीज़न में, ठीक है, हर जगह पे आपको मूंगफली मिल जाती है, लोग ना वो लाड़ियाँ लेके आते हैं, उसको सेक के देते हैं, तो आप ज़्यादातर देख सकते हो वहाँ पे। अगर हम अच्छे से इरिगेशन करें ना, ठीक है, तो ये समर सीजन में भी ग्रो की जाती है। और जो क्रॉप समर सीजन में ग्रो किया जाता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये मेजर स्टेट्स है। गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। गुजरात के अंदर अगर हम बात करते हैं, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में ग्रो करते हैं ग्राउंडनट को। गुजरात मैक्सिमम यूज़ करता है। ऑलमोस्ट अगर गुजरात के घरों में जाओगे ना, तो 80% घरों में आपको मूंगफली का तेल ही नज़र आएगा, क्योंकि उसी से हम खाना ज़्यादा बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सीसम सीड्स, यहाँ तो हम तिल बोलते हैं ना, सफ़ेद तिल। अभी ठंडियों के टाइम में आप खाते भी होंगे शायद। तो तिल जो है वो एडिबल ऑयल, मतलब खाने के ऑयल के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली देखा जाए तो ये यूज़ किया जाता है। इंडिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सॉरी, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, तिल को ग्रो किया जाता है एज अ खारीफ क्रॉप, मतलब उसको बारिश के टाइम पे ग्रो किया जाता है। और साउथ इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है एज अ राबी क्रॉप, मतलब कि ठंडी के समय में, जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, ओकेजनली कई बार इसको समर सीजन में भी ग्रो कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसको हम जायद क्रॉप कहते हैं। मतलब देखा जाए तो ये क्रॉप तीनों सीजन में ग्रो हो जाता है। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब मेजर स्टेट्स हैं। गुजरात फर्स्ट रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ द टिल प्रोडक्शन। गुजरात के अंदर अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, तो बनासकांठा एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। मस्टर्ड, सरसों का तेल, काली काली सरसे आते हैं ना, ठीक है, तो मस्टर्ड जो है वो कैसा है, राबी क्रॉप है, क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत होता है, ऑलमोस्ट दाल वगैरह इन सब में तड़का लगाते हैं ना हम लोग, तो उसको तो मस्टर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स या ऑयल जो है वो हम लोग एडिबल पर्पज़ के हिसाब से मतलब खाते हैं, और उसका मतलब मेडिसिनल पर्पज़ भी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं। कोकोनट ऑयल की बात करते हैं यहाँ पे। अब ये कहाँ पे ग्रो होता है, देखो खुद ही आप समझ लो, कोकोनट वहीं ग्रो होता है जहाँ पे समुद्र होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट, जहाँ पे समुद्र मतलब कोस्टल एरिया होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, गर्म होता है, और वो क्या बोलते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, लैंड कैसे चाहिए, सैलिन, मतलब कि खारा पानी होना चाहिए। इंडिया के अंदर कोकोनट प्लांटेशन आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। गुजरात में भी होता है, जैसे हम जाते हैं ना वहाँ पे सोमनाथ, सौराष्ट्र साइड, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे ओशन अवेलेबल है, तो इसके लिए वहाँ पे भी हम कोकोनट ग्रो हमारे यहाँ पे हो जाता है। साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल जो है वो निकाला जाता है फ्रॉम द कोकोनट कार्नेल का मतलब कि जो वाइट पोर्शन जहाँ पे होता है ना, मलाई जिसको हम कहते हैं अंदर, ठीक है, पीने के बाद जो होता है ना, तो उसमें से उसको ऑयल निकालते हैं। वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट तो हमें पता है, इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ड्रिंक। ठीक है,
फिफ्थ कैस्टर सीड्स, ठीक है। कैस्टर खरीफ और राबी दोनों, मतलब कि बारिश और ठंडी दोनों में उगाया जाता है। अगेन इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है इसके अंदर। इट प्रोड्यूसेस 64%, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के साथ 64% कैस्टर जो है वो इंडिया में ग्रो किया जाता है। चाइना यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है और ब्राज़ील यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट हो जाता है। इंडिया की टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से 80%, जैसे 64% तो इंडिया देता है, उस 64 में से भी 80% जो है वो गुजरात में से मिलता है उनको। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़ ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो कैस्टर ऑयल प्रोवाइड करते हैं, कैस्टर सीड्स प्रोवाइड करती हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है बच्चा। चलो जल्दी जल्दी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे आंसर ईजी लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, और एक्सप्लेनेशन सुनते जाओ तो लर्न होता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बस स्किप करेंगे वीडियो, फोटो क्लिक कर लेंगे और ऐसे करेंगे। अरे एक बार सुन तो लो वीडियो, सुनोगे तो बातें दिमाग में बैठेंगी। कैसे पिक्चर 3 बार देखते हो तो पूरी कहानी आपको लर्न हो जाती है, तो जब आंसर्स आप 2-3 बार सुनोगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। रटाफिकेशन में आप आधा घंटा वेस्ट करो, इस बेटर कि 10 मिनट आप वीडियो सुन लो, इसके इन्फॉर्मेशन सुन लो, तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। दिमाग से काम करो, ऑलवेज गो फॉर द स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क मत किया करो। 51 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मतलब कि पॉवर्टी हटाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये स्कीम के अंदर, ठीक है, सिंचाई मतलब क्या होता है, इरिगेशन, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। इट प्रपोजेज टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी फॉर द एंटायर लैंड, ठीक है। यहाँ पे वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, मतलब वो जो फार्मर्स उनको बताते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में करो, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो। उसके अलावा छोटे से मीडियम या लार्ज साइज़ के चेक डैम्स भी बना लेते ताकि पानी स्टोर्ड हो तो वो ईजिली फार्मर उसको ले पाए। ओके, अब ये काम करते करते सीधी सी बात है, वो लोग जो इरिगेशन करेंगे या चेक डैम बनाएंगे उनको काम मिल रहा है ना, देखा जाए तो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी आ गया उसके अंदर, ठीक है। और इस तरीके से रूरल पुअर जो एरियाज होती हैं उनके अंदर इनकम जनरेट भी हो जाता है उन लोगों का। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर फार्म सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। अब फार्म सिक्योरिटी, जैसे हम गाड़ियों की सिक्योरिटी में इंश्योरेंस प्लान लेते हैं ना, घर का होता है, हेल्थ होता है, उस तरीके से ये प्लान जो है वो बेसिकली फार्म सिक्योरिटी देता है, जहाँ पे अगर कुछ भी, ठीक है, क्रॉप के साथ डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को कि भाई ठीक है आप क्रॉप्स परचेज कर लो, कॉटन परचेज कर लो। और यहाँ तक कि कई बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में उनको वो अच्छा खासा अमाउंट से उनको सेल करवाते ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो उनको मिल जाए फार्मर्स को। थर्ड आता है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे पीएम का होता है ना ऊपर वाला कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो भी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाय एग्जिस्टिंग द कैनाल नेटवर्क, ठीक है। कैनाल का पूरा ऐसे नेटवर्क बनाता है उसके अंदर, ठीक है, कि जैसे भाई एक रिवर है तो रिवर से मोटी सी कैनाल जाएगी, फिर वो कैनाल साइड में जाके पतली 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 गाँव के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वो कैनाल सिस्टम पूरा नेटवर्क बनाते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, सॉइल का इरोजन लेवल चेक करते हैं, सैलिनिटी चेक करते हैं, ज़्यादा नमक वाला सॉइल होगा तो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ करते हैं, पॉन्ड्स डिग करते हैं, ठीक है, टैंक्स बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, बारिश के पानी को संभाल के रख देते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं इंडिया के अंदर तो बारिश पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उस रेन वाटर को हार्वेस्टिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पानी प्रोवाइड करने के प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट चलाती है। फिर आता है ई नाम स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर फार्मर्स एनलिस्ट देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट्स को एनलिस्ट करते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके लिए ई नाम लिखा हुआ है, ई मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और बायर्स जो है वो वहाँ पे डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है हमें आपका ये माल चाहिए, ये क्रॉप चाहिए, ठीक है, एंड सो अपने जो भी दाम उनको लेना होता है, बेचना होता है, उस पर वो बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं ना, जिसको अपन हमारे गुजरात की भाषा में एजेंट बोलते हैं, ठीक है, बीच वाले जो होते हैं उनको निकाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि एजेंट को जो कमीशन दिया जाना चाहिए वो हट गया, तो इजीली प्रॉफिट का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं ताकि फार्मर्स बेचारे एक्सप्लॉइट ना हो। फार्मर गेट रेम्यूनरेटिव प्राइजेस, मतलब अच्छा खासा प्राइस उनको मिलता है फ्रॉम द बायर्स, ठीक है। यहाँ पे बायर्स की कंपटीशन ज़्यादा है कि मैं खरीदूंगा, तो फार्मर अच्छे खासे अमाउंट में उसको बेच लेता है। फिर आता है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर द ट्राइबल वुमेन, प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द जियोपोनिक्स एंड प्लांटेशन
एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना कि जैसे ट्राइबल वुमेन्स होती है, तो आपको पता है वहाँ पे वो लोग ना गाय भैंस बकरी ऊँट वगैरह सब पालते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो दूध वो निकालते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो ताकि ट्राइबल जो औरतें हैं ना वो भी कुछ काम करके अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर पाए। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बेसिकली एक तरीके का प्योर फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग और फाइनेंस दोनों दिया जाता है ताकि वो मार्केट में अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। आपको पता है अभी इनऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में बिल्कुल प्योर जाता है, ठीक है, कुछ भी केमिकल की मिलावट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी डिक्रीज थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी हटानी है तो हम लोग ना एम्प्लॉयमेंट के कुछ रास्ते अगर निकाल दें तो इंडिया में से बेरोजगारी हट सकती है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। चलिए, गवर्नमेंट हैज़ न्यू एरियाज, ठीक है, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अब ना आप देखो मोदी जी जो है वो हर जगह पर, ठीक है, नई नई स्कीम डाल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं वो देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं ना इंडिया के लोगों के लिए। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई है, स्किल्स है, तो तुम आराम से तुम जॉब करके अपना घर बार पाल सकते हो। तो जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर आ गया, फार्मास्यूटिकल दवाई वाले जो आते हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, MBA, पैकेजिंग और पैकेजिंग वगैरह करना वो भी होता है, ठीक है, मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कि देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल। ओके, सो द न्यू करिकुलम, इसके लिए अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है, जो भी शायद नेक्स्ट टाइम से NEP भी लागू हो जाएगा, ठीक है, तो उनके अंदर बेसिकली यूनिवर्सिटी स्कूल्स में यही कोशिश करेंगी बच्चों को जो है वो इस तरीके की एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, टीचिंग प्रोवाइड करे, ठीक है, जो उनको फ्यूचर में जॉब हासिल करने में आसानी रहे। एट द एंड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, ठीक है, जब आप एजुकेशन ख़त्म करते हो तो उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पिनिंग के अंदर, वीविंग के अंदर, ठीक है, प्लम्बिंग, रेडियो। अपने घर पे नहीं आते हैं प्लम्बर्स, आते हैं, ये आते हैं, तो ये किस तरीके से आते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे ITI चलता है, ठीक है। तो ITI जो होता है, IIT नहीं, ITI, ठीक है, ITI में कोई बच्चा 10th पास करके निकल गया, ठीक है, जिसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, आगे नहीं स्टडी कर सकते, तो वो ऐसे कोर्सेज में जाते हैं। उनको प्लम्बिंग का काम, वीविंग का काम, ये काम कोई ना कोई एक क्षेत्र में उनको स्किलफुल बना देते हैं। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से काम करके वो अपना घर का गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आते हैं तो 300 रुपये 400 रुपये तो लेके जाते हैं ना, नल भी ठीक कर लिया थोड़ा सा, तो इस तरीके से उनको एक अर्निंग सोर्स जो है वो मिल जाता है। AC रिपेयर करना, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। अभी जैसे कि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड जो है वो उभर के बाहर आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए रोबोट बनाना, ऐसे नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं जहाँ पे वो स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस बना पाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई बंदा अपना बिजनेस ओपन कर सकता है या क्या, तो उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाए एट द वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अपन कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। और इंडिया में ये कोशिश है कि सब लोग अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करके इंडिया को ग्रो करें। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठता है, जिसको अपन नहीं बोलते कैंपस इंटरव्यू होगा तो हमें जॉब मिल जाएगी। व्हाट इज़ अ कैंपस इंटरव्यू? तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको किस किस लोगों की ज़रूरत है, आप हमें बताइए, तो हम वहाँ के लोगों को वैसी ट्रेनिंग दें ताकि आपके यहाँ पे वो जॉब कर पाएँ, ठीक है। तो अपन का इंटरव्यू होता है तो उन लोगों को इंटरव्यू के दौरान अच्छा देते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ अ कैंपस इंटरव्यू। तो वो इस तरीके से आता है। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट कर रही है ताकि इन अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द डिसेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं जो चल नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फिजिकली हो या मेंटली हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। देखो, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। अगर हम एक दिन में बुखार हो जाते तो कैसे हम हो जाते हैं ना, फिर तो ना कुछ खाना पसंद है, आपकी फेवरेट चीज़ सामने रखें आपको पसंद नहीं आएगा खाना। दैट मीन्स हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनीवंस लाइफ। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, इंडिया जैसी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ठीक है, इसके लिए डिजीज़ भी आती है, माल न्यूट्रिशन भी आता है, फिजिकल मेंटल इलनेस भी आ जाती है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है हेल्थ सेक्टर के अंदर, ठीक है, ताकि बीमार लोग कम हों, क्योंकि बीमार लोगों के पीछे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कैसे करेगी अगर इतना खर्चा दवाइयों में देगी तो, ठीक है।
तो इसके लिए वो ध्यान करते हैं चाइल्ड हेल्थ के बारे में, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब कि जो बच्चा 1 साल के पहले ही मर जाता है, ठीक है, उसको कम करना चाहिए। लाइक चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, अगर वो ऐसे मर जाएंगे या क्या तो कंट्री किनके हाथों में रहेगी 10-20 साल के बाद, ठीक है। इसके लिए वैक्सीनेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं फ्री में भी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। आपको पता होगा पोलियो की वैक्सीनेशन आती है, हेपेटाइटिस की आती है, देयर आर मैनी वैक्सीन, मतलब बच्चा पैदा होता है उससे 5 साल तक तो उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है, कुछ भी 1 रुपया नहीं लेती है, ठीक है। तो पोलियो के लिए आ गया, BCG आती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, DPT आती है डिप्थीरिया के लिए, तो देयर आर मैनी मोर डिजीजेस और उस हिसाब से वी हैव द मैनी मोर वैक्सीन, ठीक है। तो आप ये थोड़ा नाम वाम लर्न कर लेना, तो इस तरीके से बच्चे जो बीमारी के कारण मरते हैं उनको तो अपन बचा सकते हैं। दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया गया है जहाँ पे लोगों को बता रहे हैं ना, पहले पहले कैसे होता था, ठीक है, हम 2 हमारे 2, ठीक है, अब आ गया हम 2 हमारा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट धीरे पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए ऐसे कुछ स्लोगन्स लेके आती है, ठीक है, ताकि लोग जो है वो समझ जाए और बच्चे प्लानिंग करके पैदा करें। पॉल्यूशन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर और एयर पॉल्यूशन से बीमारियां ज़्यादा फैलती है और लोग मर भी जाते हैं। न्यूट्रिशन, तो जो माल न्यूट्रिशन, जो बच्चे बेचारे उनको खाना ही नहीं मिलता तो कहाँ से उनकी बॉडी इम्यून रहेगी और बीमारी से बच पाएगी। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई गरीब लोग हैं उनके फादर मदर में भी उनको खाना ना दे पाएँ तो मिड डे मील स्टार्ट कर लिया उसको में कि चलो एक टाइम का खाना तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो मिड डे मील स्टार्ट कर लिया जहाँ पे न्यूट्रिशनस फूड जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चों को मिल जाता है और इसी के बहाने जो पेरेंट्स है इसी लालच में बच्चों को स्कूल भेज भी देते कि चल भाई एक टाइम का खाना खा के तो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का काम बन जाता है। हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो खोले गए हैं, आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। अर्बन हेल्थ सेंटर्स कहते हैं कहीं बार, ठीक है, कहीं पे अपन सरकारी हॉस्पिटल्स कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको अच्छा खासा फ्री या तो फिर बहुत नॉमिनल फी में उनको हेल्थ केयर मिल जाता है, ठीक है। अब इसी का ही 53 का ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक, एज पर द राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में एक एक्ट आया था, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ठीक है। अब वो क्या है वो हमें बताना है। देखो बेटा, अब बेसिकली ये पूरा ऊपर है, ठीक है, मैं नीचे से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो स्कूल्स को दी गई। अब क्या क्या दिया गया, उनको बोला गया कि भाई आपको बच्चों को एडमिशन देना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। भाई ऐसा नहीं कि वो डिसेबल्ड है, ठीक है, तो हम उसको एडमिशन नहीं देंगे ना, यू हैव टू गिव द एडमिशन। उसके साथ साथ बेनिफिट्स, मतलब कि उनको ना रिजर्वेशन दिया गया हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया गया, एलोकेशन ऑफ लैंड में रिजर्वेशन दिया गया, पॉवर्टी एलिवेशन जो अपन आगे स्कीम्स देखे थे ना उनमें उनको रिजर्वेशन दिए गए हैं। यहाँ बहुत सारा सपोर्ट दिया जाता है जहाँ जहाँ पे जैसे सपोर्ट की ज़रूरत लोगों को होती है। हर एक बच्चा विद डिसेबिलिटी 6 से 18 साल में उसको फ्री एजुकेशन, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनको 14 साल तक का होता है, ठीक है, 6 से 14, और डिसेबल बच्चों को 6 से 18 साल तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लिटरली वो एजुकेशन जो है वो उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं। प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पोर्ट्स के लिए भी उनके लिए और उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप खुद देखना ना बेटा, अभी नहीं वो पहले ओलंपिक्स था, अभी कुछ टाइम से पैरा ओलंपिक्स भी आ गए, पता होगा आप लोगों को। तो आपने देखा है को व्हील चेयर में बैठने वाला बंदा जो है वो बंदूक चला के आर्चरी चला के ओलंपिक्स जीत जाते हैं, तो पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बना हुआ, इनको क्यों लगेगा वी आर गुड फॉर नथिंग, तो आपके लिए भी खुला हुआ है, चांस है इन स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से किया गया। बिल्डिंग कैंपसेस और ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि भाई अगर कोई बच्चा अपाइज है, मतलब उनकी टांगे काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप एलिवेटर्स बनाओ, ठीक है, ऐसी कुछ सुविधा कर लो कि उनको चलने रुकने में उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करो उन बच्चों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गाइड किया गया था करने के लिए, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग डिटेल्स विद द करेक्ट साइन एंड सिंबल इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, मैप कर लेते हैं हम लोग। अब क्या है यहाँ पर, जैसे कि एन एरिया ऑफ द एल्यूवियल सॉइल। देखो अब एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है, कोई भी एक एरिया में करना, पर मैं आपको नाम दिए हुए हैं, ठीक है। देखो पंजाब है, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे इलाके में आपको एल्यूवियल सॉइल मिलती है।
कोई भी एक इलाका, एन लिखा हो तो कोई भी एक इलाका, तो मैंने यहाँ पे यूपी को इस तरीके से शेड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे शेड आप बताओगे और इसको कहोगे आप एलयूवीएल, एलयूवीएल सॉइल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चा जी, आसाम में है। अब आसाम कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो ये डॉट, ठीक है, डॉट किसके लिए दिया है मैंने, काजीरंगा के लिए। एक काम कर लेती हूँ, एक इसमें ऐड कर लेती हूँ। वैसे आपको सिम्बॉल्स देने हैं, मैंने तो आपको के नाम ही दिए हैं, ठीक है। ऐसे करके आप यूँ करके कर लीजिए, ठीक है। फिर सुंदरबन सेंचुरी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ओके। सो ये रहा वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये डॉट के साथ मैं एक सर्कल कर लेती हूँ यहाँ पर, ये डॉट और ये सर्कल, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई ना कोई सिंबल देने हैं। सुंदरबन सेंचुरी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आता है। मैंने स्टेट्स के नाम इसलिए लिखे हुए ताकि अगर आपको मैप याद हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको ढूंढना। टोबैको प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। तो गुजरात का ये रहा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ये रहा गुजरात। तो टोबैको को आप ना यूँ करके स्टार, यूँ करके ट्रायंगल कर लीजिए। आपको जो भी देना है बेटा, आपको जो भी सिंबल देना है, ये आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। फिर क्या है अपने पास, वन सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेंगलुरु, बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये रहा बेंगलुरु। इसके लिए मैं खाली बॉक्स का सिंबल दे देती हूँ, ठीक है, जो कर्नाटका में है। फिर हम बात करते हैं वन सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री नेपानगर। अब नेपानगर एक्चुअली तुम्हें मिलेगा ही नहीं, नेपानगर एक्चुअली मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये रहा नेपानगर मध्य प्रदेश, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का, ठीक है। तो दैट इज़ द मध्य प्रदेश। इसको भी आपको कोई सिंबल देना है तो क्या दोगे, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो एक काम कर लो, इस तरीके से एक सिंबल दे दो। देखो ये खाली है और ये भरा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मैप, ओके, क्लियर, ठीक है बच्चा। चलो प्रैक्टिस कर लेना मैप की अच्छे से। सो यहाँ पे हम लोग फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद अभी हम लोग नए टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। नए पेपर्स में लेके आऊँगी, आप स्टडी करते जाइए और कुछ और आपको डिमांड हो, यहाँ क्या डिमांड, मुझे पता है बहुत सारी है, ये पेपर लाइए वो पेपर लाइए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको फटाफट पेपर्स प्रोवाइड करती जाऊँ, आप लर्न करते जाइए। फिर भी कुछ अर्जेंट में हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हो ये अभी आप कर लीजिए ना, वीडियो कैसा लगा हो तो आप लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ। तो चलो बच्चा, अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग विथ स्मार्ट वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।